टाटा बोल रहा हूं। मैं रतन टाटा संपूर्ण देश का चहेता, बिजनेस का एक ऐसा चेहरा हूं जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में ही। मेरे निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की, मेरे पास कितना पैसा है और टाटा ग्रुप में 100 से अधिक कंपनियां होने के बावजूद मेरा नाम अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार टाटा ग्रुप इतना सफल हुआ कि जहां कोई भी स्टार्टअप महज 20 से 30 सालों के बाद बंद हो जाता है, वहीं टाटा ग्रुप पिछले 150 वर्षों से उसी प्रकार ग्रोथ और इनोवेशन किए जा रहा है। क्यों मैंने फोर्ड मोटर से बदला लेने के लिए लुटाए 12,000 करोड़, क्यों टाटा नैनो कार फेल हुई, कैसे उसकी नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से 2019 में उसकी मात्र एक कार बिकी और उसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। आज इन सभी सवालों के जवाब देते हुए मैं आपको विस्तार से अपनी और टाटा ग्रुप की कहानी सुनाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने टाटा ग्रुप का नाम सबसे पहले किससे सुना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म से लेकर शिक्षा लेने तक के बारे में बताता हूं। मेरा जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत, गुजरात, पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा के यहाँ हुआ। पिता नवल टाटा, जिनको नवजबाई टाटा ने गोद लिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई, इसलिए उन्होंने पिता नवल टाटा को गोद लिया। जब मैं 10 साल का था, इस समय मेरे माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मेरी दादी नवजबाई ने मेरा पालन पोषण किया। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी उतनी ही नरम भी। आपको बता दूं कि मेरा एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। बचपन से ही मुझे पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की, जहां मैंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल गया। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद मैंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। मेरे और मेरे पिता के विचारों में काफी मतभेद थे। मैं पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। हालांकि बाद में मैं पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गया और इसका पूरा श्रेय मेरी दीदी को जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर हूं। मैंने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में कंपनी जॉन्स एंड एमोन्स में 2 साल तक काम किया। 2 साल तक कंपनी में काम करने के दौरान मुझे वहां प्रेम हो गया था और शादी तक होने वाली थी, लेकिन मैंने उसी वक्त अस्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपनी दादी से लगभग 7 सालों से दूर था और अभी दादी की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसीलिए मैंने उनसे मिलने के लिए भारत वापस आने का निर्णय लिया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो भी मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और जब मैं भारत में था तब मेरी प्रेमिका का विवाह है उनके माता पिता ने किसी और से कर दिया। उसके बाद मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने प्रेमिका को वचन दिया था कि यदि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। दादी ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। जब मेरी मां ने दोबारा शादी की, उसके बाद स्कूल के लड़के मेरे बारे में कई तरह की बातें कहने लगे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो मुझको गर्मियों की छुट्टियों के लिए लंदन लेकर चली गई थी। वास्तव में वहीं उन्होंने मेरे अंदर जीवन मूल्य डाले। वो मुझे बताती थी कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो, और इस तरह मेरे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। जिनकी कही गई बातों का ख्याल आज भी मैं सबसे पहले रखता हूं। भारत आने के बाद मुझे IBM से ऑफर मिला। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे मांगा, लेकिन मेरे पास नहीं था। उनके ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था। मैं वहीं पर बैठ गया और तुरंत अपना रेज्यूमे बनाकर उनको सौंपा। लेकिन IBM में नौकरी करना JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही मेरे करियर की असली नींव रखी गई।
एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने की। 1961 में मैंने टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में मैंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गया। एक समय आया जब मुझे 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में मुझे टाटा ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय टाटा ग्रुप की कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% का। कुछ साल बाद मैंने कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके कुछ समय के बाद मैं 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बना। मेरे इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। मेरे कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इश्यू जारी किया। इसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। साल 1998 में मैंने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की जिसका नाम था टाटा इंडिगा। इसके बाद मैंने टेटली, टाटा मोटर्स तथा साल 2008 में फोर्ड मोटर्स के साथ हुई एक डील में टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार मार्केट में एंट्री की। ये टाटा ग्रुप की 9 साल पुरानी बेइज्जती का बदला था। कहानी शुरू होती है 1945 से जब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई। पहले लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत कर वो बस और ट्रक बनाने के बिजनेस में आए। फिर 90s का दौर आया। भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले ही मार्केट लीडर था। वहां चंद कंपनियां ही टाटा ग्रुप को टक्कर दे सकती थी, लेकिन असली खेल पर्सनल व्हीकल के सेगमेंट में था। यहां मार्जिन तगड़े थे, मुनाफा तगड़ा था, इसीलिए कंपटीशन भी काफी तगड़ा था। मैंने सुमो और सफारी की लॉन्च से शुरुआत की। दोनों गाड़ियां सफल रही। 1991 में मैंने सिएरा लॉन्च की और फिर 1998 में मैंने पहली पूर्ण स्वदेशी भारतीय यात्री कार इंडिका भारत में लॉन्च की। इस तरह टाटा ग्रुप ने छोटी पर्सनल कार के मार्केट में एंट्री की। अगले 1 साल में ही कंपटीशन का असर दिखना शुरू हो गया। पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स को घाटा हो रहा था। तब कुछ लोगों ने मुझको सलाह दी कि पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दे। तब फोर्ड मोटर कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और बॉम्बे हाउस स्थित टाटा के हेडक्वार्टर में वो लोग मिलने पहुंचे। मैं और प्रवीण इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। 3 घंटे की बातचीत के दौरान हम दोनों के साथ बड़ा अजीब सा बर्ताव हुआ। फोर्ड के चेयरमैन ने मुझ पर टिप्पणी करी कि तुम्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। फोर्ड ने तो यहां तक कह दिया था कि वे टाटा ग्रुप के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीदकर रतन टाटा पर एहसान करेंगे। अंत में बात संभवतः पैसों को लेकर अटक गई, इसीलिए मैं लौट आया और डील पूरी नहीं हुई। 2001 में प्रवीण कार्डले को टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार टाटा मोटर्स की किस्मत पलटने का श्रेय उन्हीं को जाता है। टाटा ने मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बनाई और 2004 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। अगले कुछ सालों में कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाती गई, लेकिन लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी का प्रवेश अभी भी बाकी था। ऐसे में साल 2007 में एक खबर ने ऑटोमोटिव मार्केट को हिलाकर रख दिया। फोर्ड मोटर्स को उस साल अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घाटा हुआ। यह घाटा 12.8 लाख बिलियन यानी कि लगभग 98,000 करोड़ रुपयों के बराबर था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में घाटा भरने के लिए मार्च 2007 में फोर्ड ने अपने एस्टन मार्टिन ब्रांड को बेच दिया। जब इससे भी बात ना बनी तो जून 2007 में जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड्स को भी बिकवाली के लिए खड़ा कर दिया गया। तब उन्हें लगा था कि दोनों नामी ब्रिटिश ब्रांड है, इन दोनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। लेकिन फिर सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। 2008 में अमेरिका में मंदी ने दस्तक दे दी। सभी सेक्टर्स की तरह ऑटोमोटिव सेक्टर्स की भी कमर टूट गई। सब